अस्सलाम स्टूडेंट्स, फोर्थ एडमोशन एचआर के एमसीक्यू नंबर 12 से आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा एमसीक्यू है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको वेलोसिटी दी हुई है और ये वेलोसिटी की वैल्यू है v इज इक्वल टू 4t माइनस 3t स्क्वायर। अब देखिए, आज जो भी हम एमसीक्यू करेंगे तो ये व्यास फेलोशिप, एटॉमिक और जो एमफिल के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, क्योंकि इतने लेंथ एमसीक्यू पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह के लिए नहीं आते। तो अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये आज का लेक्चर आपके लिए नहीं है। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ व्यास फेलोशिप, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी या जो भी एमफिल एडमिशन के लिए वो अप्लाई जिन्होंने करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, सरगोधा होगा वगैरह वगैरह, वो और जिन्होंने अटॉमिक के लिए वो जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इसी तरह जो ग्री के जो एग्जाम्स है उनके लिए ये लेक्चर आज के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आपको दी हुई है v इज इक्वल टू 4t माइनस 3t स्क्वायर। इट्स एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो यानी कि हमने 0 से लेकर 2 सेकंड तक हमने क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। और हमें दिया क्या गया, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया गया है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये बात वो कह रहा है कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय दिस। तो वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर दें, तो जब आपने इंटीग्रेट किया 0 से 2 तक हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन की 4t की इंटीग्रेशन आप जानती हैं, यहाँ पर पावर रूल लगेगा तो 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 करना है। ये आपको बेसिक्स मैथ आपको आनी चाहिए। तो इसका भी 3t स्क्वायर है ना, तो इसका 2 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2 आ गया और 1 प्लस 1 2 आ गया। तो इसी तरह 2 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। तो अब आप इसे ये वैल्यू पुट कर दे रही है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये आपको आनी चाहिए। अगर आप इस लेवल पे आपको ये भी नहीं आती तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 मीटर। तो 0 को जब आप टाइम पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज 0, therefore the average velocity is also 0. Therefore the correct answer is option number A. Clear MCQ number 12. MCQ number 13 है, the coordinate of an object is given as a function of time by। अब आपको पोजीशन दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स दी हुई हैं। अब हमने क्या बताना है, अब आपने एवरेज एक्सेलरेशन बताना है ओवर द टाइम इंटरवल 0 टू टाइम इंटरवल 2 सेकंड। तो आप जानती हैं कि जब आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या पास क्या होनी चाहिए, आपके पास वेलोसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने वेलोसिटी मालूम करनी है। तो वेलोसिटी आप कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि आपको एक्स दिया हुआ है। तो जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना, तो आपने क्या करना, आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो आपका ये आंसर आ गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास चेंज कितना है, 0 से लेकर 2 तक। तो पहले आपने क्या करना है, वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। फाइनल कहाँ पर होगी, आपके 2 सेकंड पर होगी, और इनिशियल आपका कहाँ पर होगा, 0 सेकंड पर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब आप 2 पुट करते हैं वेलोसिटी में, तो 8 की यहाँ पर टी की पर 2 पुट किया और यहाँ पर टी का क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस ये वाला,
फिर आपने क्या पुट करना है, फिर आपने 0 पुट करना है। तो 0 टी की जगह पर हो ये ठीक है, ये 0 का स्क्वायर आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकंड। तो अब आप वो फार्मूला पुट कर दें। फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका शो करता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो रिटार्डेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। MCQ नंबर 14 है, ईच ऑफ 4 पार्टिकल्स मूव अलोंग एक्स एक्सिस, देयर कोऑर्डिनेट्स इन मीटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन सेकंड। तो अब देखिए हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 2 3 4। विच ऑफ दीज पार्टिकल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये पेपर के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 14 इस तरह के एमसीक्यू पीपीएससी, केबीके, एसपीएससी, एफपीएससी में आती हैं। ठीक है, 4 पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं और आपने बताना है कि कौन से पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, to determine the which particle has constant acceleration, we need to calculate the acceleration for each particle and see if it is constant or not. सबसे पहले बारी बारी आप एक्सेलरेशन मालूम कर लें। तो एक्सेलरेशन आप कैसे मालूम करेंगे, आप देखें आपको दी हुई है पोजीशन और आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन। तो यार आपने फिर इसका क्या करना, आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लिया, आपको वेलोसिटी मिल गई, फिर दूसरी दफा डेरिवेटिव लिया तो फिर आपको क्या मिल गया, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप किया और आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की आपके पास वैल्यू क्या है, 3.5। और देखिए पेपर में आपने जाहिर है कि ये सारे स्टेप आपने तेजी तेजी से करने होते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं होता ना आपके पास इतना टाइम होता, तो वहां पर फिर आपने क्या करना है, तेजी तेजी से करना है। इसका डबल डेरिवेटिव तो जाहिर है 0 हो जाएगा। इसका जब डबल डेरिवेटिव लिया तो पावर 3 है, तो पहली दफा डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो फिर पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि 2 दफा डेरिवेटिव लेना है ना, तो आप क्या करेंगे, 3 - 2 कर देंगे, फिर आपकी पावर क्या बन जाएगी, आपकी पावर 1 बन जाएगी। यानी कि आपके फार्मूले में टी आता है, एक्सेलरेशन में टी आ रहा है। तो आप बताएं क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कौन बताएगा। इस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर लेक्चर 6। आज कुछ एमसीक्यूज हैं आयशा जो एफपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो लेंथ एमसीक्यू है ना, वो जाहिर है कि वो प्याज फेलोशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो या एमडी कैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, यानी कि लेक्चरर के लिए। तो अब बताएं ये एक्सेलेशन, क्योंकि ना अब देखिए ये जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू नंबर 14, पेपर वाला आपको इसी में से सवाल के अंदर से सवाल बना के दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 पार्टिकल दिए हुए हैं ना HRK के बुक में, तो पेपर वाला क्या कर सकता है, पेपर वाला जस्ट एक उठा सकता है, सिर्फ इसको ले सकता है, जिसको एज एमसीक्यू वो ले लो, वो बोले कि जी बताओ कि एक्सेलेशन कांस्टेंट है या नहीं है। तो ये इसलिए आपको पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपने HRK पढ़नी है तो फिर पूरी पढ़ें, क्योंकि जहाँ से आपने मिस किया वहां पर फिर आपका जो काम है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि HRK की जो एमसीक्यू है उसके अंदर से सवाल के अंदर से सवाल बन सकती हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई सवाल लेंथी है ना, तो उस लेंथी सवाल के भी वो पार्ट बनाकर आपसे पेपर में पूछ सकता है। जैसे ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है ना कि ये सवाल की स्टेटमेंट है, यहाँ पर पेपर व बुक वाले ने 4 पार्टिकल लिए हैं, पेपर वाला आपको ये पार्टिकल ले ले। अब आपको पता ही ना हो कि मैंने इसका एक्सेलेशन निकालना कैसे है, और चले आपको ये पता लग जाए कि मैंने इसका 2 दफा डेरिवेटिव लेना है, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये जो हमारे पास आंसर आया क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। बताएं अब्दुल्ला, अफसीन, आयशा, जुनैरा, पार्टिकल 1 के जो आंसर आया क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा।
अगर आंसर नहीं आता तो तुक्का ही मार दे। जुनैरा कह रही है कि एक्सेलेरेशन को नहीं, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नहीं है जी। जुनैरा ठीक आंसर दिया है। अब देखिए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब है फिक्स वैल्यू। आप टी की वैल्यू जब 1 होगी तो आंसर आएगा 6.2। टी की वैल्यू 2 करेंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। टी की वैल्यू 3 करेंगे तो इसका आंसर इसका 3 टाइम्स आ जाएगा। तो यानी कि जब तक आपके वेरिएबल मौजूद है तब तक आपका एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आपका नहीं हो सकता क्योंकि आपके आंसर में वेरिएबल मौजूद है, यानी कि टी मौजूद है। टी यहाँ पर एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, जिस तरह अलजबरा में आप एक्स वाई जी आप इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर टी आपका क्या वेरिएबल है। तो जब तक आपका आंसर में वेरिएबल आएगा इसका मतलब है आपका वो जो है वो आपका वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा वेरिएबल एक्सेलेरेशन हो गया। अब इसका भी 2 दफा डेरिवेटिव इसका लेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 दफा लेना है तो 3 - 2 करेंगे, टी आ गया। तो ये भी वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 है, 2 - 2 आ गया। यानी कि इसके फॉर्मूले में टी गायब है, टी खत्म हो गया है। तो यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आ गया। ये भी 2 - 2 आ गया, तो ये भी आपका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आ गया। नाउ लेट्स एनालाइज एक्सेलेरेशन फॉर ईच पार्टिकल। पार्टिकल 1 का ये एक्सेलेरेशन है, टी मौजूद है। पार्टिकल 2 में भी टी मौजूद है। The acceleration is 5.5, which is a constant, and the acceleration is minus 5.5, which is a constant. From the analysis, we can see that only particle 3 and particle 4 have the constant acceleration. Clear है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे एफपीएससी की तैयारी कर रही हैं वो एचआरके के सारे एमसीक्यू करें। सारे एमसीक्यू अगर आप करने में कामयाब हो गए तो फिर इंशाल्लाह आप टॉपर्स में जाएंगे, क्योंकि एचआरके आपका दिमाग खोल देती है, आपके कंसेप्ट को बढ़ा देती है। सवाल के अंदर एमसीक्यू छुपी होती हैं, सवाल के अंदर कंसेप्ट छुपी होती हैं। MCQ number 15, each of 4 particles move along x-axis. Their coordinates in meter as function of time in second. तो ये आपको दिया हुआ है पार्टिकल 1 2 3 4। पहले आपने क्या बताया था? पहले आपने बताया था जो 4 पार्टिकल है, क्वेश्चन वही है। पहले आपने बताया था कि कौन सा पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब आपने बताना है कि किस पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। सवाल वही है लेकिन उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी है। वो जाहिर है पेपर में आपको एक ही पार्टिकल दे के पूछ सकता है कि क्या इसकी स्पीड आप हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है या नॉन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन यहाँ से बन सकती हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा पार्टिकल की जो स्पीड है वो अप हो रही है या नहीं हो रही। अब शीन आपका कैमरा ऑन है, अब शीन की कैमरा ऑन है। ये पता नहीं कैमरा किसी का ऑन है वो बंद कर लें, पता नहीं अब शीन का या किसका है। सर ये एमसीक्यू ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आयशा अगर आप तो पेड ग्रुप में है तो वहां पर ये एमसीक्यू शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये किसी का कैमरा ऑन है वो ऑफ कर लें। आवाज नहीं आ रही मेरी? शुजात कह रहा आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बता दें। शुजात का नेटवर्क नहीं ठीक। अच्छा वो पे के शुजात का होना होगा, आवाज आ रही है आपकी? ठीक है। अब हमने बताना है कि कौन से पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। ये भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह की जो एमसीक्यू होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने कंसेप्ट लेना है, ठीक है। तो चूंकि आपने क्या करना है, आपने स्पीड मालूम करनी है कि किसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो वही आपने पार्टिकल 1 का आपने आंसर किया तो उसका आंसर क्या आ गया। अब देखिए स्पीड आपका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? स्पीड आपको जब आंसर में दिया गया है
तो आपने वेलोसिटी तक मालूम करना है या एक्सेलरेशन मालूम करना है, बताएं। अब सवाल में तो उसने जिक्र किया सिर्फ स्पीड अप का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने सिर्फ स्पीड तक रहना है या मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन तक जाना है? आयशा कह रही है एस इज इक्वल टू बी टी। नहीं आयशा, ये आप कौन सा फॉर्मूला बता रही है? ये तो फॉर्मूला गलत है। आपका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे। नहीं, मैं सवाल ये है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पीड अप पर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सिर्फ वेलोसिटी मालूम करनी है कि एक्सेलरेशन मालूम करना है? पर एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे। अगर एक्सेलरेशन हमारा कम हो रहा है तो फिर वेलोसिटी भी मतलब कि अगर नेगेटिव आ रहा है एक्सेलरेशन तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यानी कि जुनैरा कह रही है कि स्पीड अप अगर आता है तो इसका मतलब आपने एक्सेलरेशन ही मालूम करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही आपको बताएगा कि पर सेकंड आपकी वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। अब देखिए, जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं होगा वो सवाल में पेपर में अटक जाएगा, उससे मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है या वेलोसिटी मालूम करना है। बहुत सारे बच्चे वेलोसिटी मालूम करेंगे। जिस बच्चे के पास कंसेप्ट होगा कि वेलोसिटी हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताती है, उसने पूछा स्पीड, तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शनल चेंज होती है ना, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो तो हम पढ़ती हैं सर्कुलर मोशन में। अभी तो हम मोशन इन वन डी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। अब जाहिर है कि हमने एक्सेलरेशन अगर मालूम ना करें, हम स्पीड मालूम कर लेते हैं, क्योंकि उसने स्पीड का पूछा ना कि स्पीड अप हो रही है स्पीड कम हो रही है। तो हम अगर स्पीड जैसे मालूम कर लेते हैं, तो स्पीड तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का बताती है, वो स्पीड का हमें नहीं बताएगी, चेंज का नहीं बताएगी। उसने स्पीड आपका मतलब क्या है? चेंज इन स्पीड। तो चेंज के हम आपने कहाँ से मालूम करना है? वेलोसिटी से मालूम नहीं करना, आपने एक्सेलरेशन के पास आना है। क्लियर है ये पॉइंट? पेपर में अगर आपको आता है स्पीड आप, तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज वेलोसिटी आपने जब आता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जो पार्टिकल वन है उसका एक्सेलरेशन जी आया है, तो वो कह रहे हैं कि सिंस द कोफिशिएंट ऑफ टी इज नेगेटिव, ये आपके साथ नेगेटिव आ रहा है, तो जो भी आपका आंसर आएगा, टी की वैल्यू वन पुट करें, टू करें, थ्री करें, आपका आंसर किस में आएगा? आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। दिस मीन्स पार्टिकल वन इज स्पीडिंग अप। अच्छा, मेरा अब यहाँ से ये सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है ज्यादा हो रही है? फिजिक्स में कौन सा रूल है जो जिससे आपको पता चल सकता है कि स्पीड अप है या स्पीड डाउन है? कंसेप्ट के लिहाज से आपको कैसे पता चलेगा कि गिवन पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? क्या? अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का ऑलवेज मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्पीड कम हो रही है, ये याद रखिएगा। ये एक मिसकंसेप्शन, हम कहते हैं कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब है स्पीड का कम होना, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता। सम टाइम आपका एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है लेकिन स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही होती है। जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करते हैं यानी कि लेफ्ट साइड पर, तब आपका एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है लेकिन आपकी स्पीड बढ़ रही होती है। तो नायरा, इसको ठीक करने क्लियर है? नेगेटिव एक्सेलेरेशन का कतई तौर पर यह मतलब हमेशा नहीं है कि स्पीड हमेशा कम होना है। क्लियर है सुनहरा? सिर्फ आप शीर वेलोसिटी से पता चलेगा कि पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। सिर्फ तो वेलोसिटी दोनों से, से पता लगेगा वेलोसिटी से। वेलोसिटी और से अब आपने ये तो आंसर ठीक दे दिया है कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ही से हमें पता चलेगा कि बॉडी की स्पीड अप हो रही है या डाउन हो रही है। तो अब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ही हमें बताएंगे
कि पार्टी की स्पीड अप हो रही है या डाउन हो रही है, लेकिन बताएंगे कैसे? अब ये सवाल है। बताना इन दोनों ने, अकेले ने नहीं बताना, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों मिलकर बताएंगे कि पार्टी की स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, लेकिन ये बताएंगे कैसे? सर अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर इंक्रीज होगी। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ जाए फिर डिक्रीज होगी। याद रखें, आपने क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा ये है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको कैसे बताएंगे कि पार्टी की जो स्पीड है वो अप हो रही है डाउन हो रही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको कैसे बताएंगे कि पार्टी की स्पीड अप हो रही है या डाउन हो रही है? स्पीड हमेशा इंक्रीज ही होती है, स्पीड कम भी तो हो सकती है ना मशीन। आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड कम नहीं होगी। देखिए इसका रूल ये है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर दोनों की सेम डायरेक्शन हो तब पार्टी की स्पीड हमेशा इंक्रीज करेगी। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन हो तब पार्टी की जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है, चाहे दोनों की नेगेटिव हो चाहे दोनों की पॉजिटिव हो। अगर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और स्पीड भी पॉजिटिव है तो आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड भी नेगेटिव है, तो अब आपकी जो वेलोसिटी फिर भी इंक्रीज करेगी। डिक्रीज तब करेगी जब दोनों के साथ अपोजिट साइन होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है, वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है और जो वेलोसिटी है, सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ t इज नेगेटिव, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर नेगेटिव। यानी कि इस केस में अगर आप देखें ना पार्टिकल की, पार्टिकल वन को देखें, पार्टिकल वन की वेलोसिटी नेगेटिव है, टी की जो मर्जी वैल्यू ले लें, आंसर है नेगेटिव ही आना, क्योंकि ये नेगेटिव पूरी टर्म के साथ है, 8.1 के साथ है, यानी कि टी के साथ नहीं है, पूरी टर्म के साथ है। तो टी की वैल्यू 1 हो 2 हो जो मर्जी हो, तो जो टी का आंसर आएगा उसको नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन में जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी कि इस केस में स्पीड अप करेगी। अब आ जाते हैं पार्टिकल 2 पर। सेम साइन, इसके साथ भी पॉजिटिव इसके साथ भी पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज करेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम डायरेक्शन, स्पीड अप। वेलोसिटी नेगेटिव नेगेटिव, स्पीड अप। तो यानी कि सारे जो पार्टिकल उसमें स्पीड क्या हो रही है, अप हो रही है, स्पीडिंग अप, स्पीडिंग स्पीडिंग अप। यानी कि सारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है सॉरी, वो इंक्रीज करेगी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं, एमसीक्यू नंबर 15 और एमसीक्यू नंबर 16 दोनों के अंदर कंसेप्ट होते हैं। देखा आपने कि हर एमसीक्यू अपने अंदर कंसेप्ट लेकर बैठा होता है। सर रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है? अब शीन कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, एक ही चीज के दो नाम है। हमने ये डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अगर आपका आंसर आता है ना -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस दूसरे डायरेक्शन को बता रहा है। अब देखिए आपके पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो फिर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करती हैं तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्योंकि आप नेगेटिव एक्सेस पे जा रही हैं, और चूंकि अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है
तो फिर जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी। यानी कि इस ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि स्पीड कम हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है कि स्पीड के वो मतलब है कि बॉडी कहाँ पर जा रही है, नेगेटिव एक्सिस में जा रही है। चले यहाँ पर और कंसेप्ट आ जाता है। आप देखिए बॉडी जा रही है नेगेटिव एक्सिस में, ठीक है। एक की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और एक की वेलोसिटी है -8 मीटर पर सेकंड। तो सारे मुझे बताएंगे इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है। अब्दुल्ला बताएं। -2 की स्पीड ज्यादा सलीम ने बोला है। -8 देखिए यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए पहले बॉडी की स्पीड थी -1, फिर -2 होगी, फिर -3, -4 एंड सो ऑन। चलते चलते वो यहाँ पर आ गई -8 मीटर पर सेकंड। तो अब देखें ये टर्म छोटी है और वैसे ये टर्म क्या होती है, ये टर्म बड़ी होती है, लेकिन वो तब होता है जब हमारा वो -8 हो या -2 हो, ठीक है, वो मतलब पॉजिटिव वाला सीन आता है। तो अगर हम साइन हटा दें, ये नेगेटिव हटा दें, फिर हम बोलेंगे 2 की वेलोसिटी कम है और 8 की वेलोसिटी ज्यादा है। तो देखिए जब आप नेगेटिव एक्सेस में जा रही होती है ना, तो जब आपकी वैल्यू 0 के पास आएगी, जितनी वैल्यू 0 के पास होगी ना, तो वो इंडिकेट करती है आपकी स्पीड कम हुई है। और जितनी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी ना, वो इंडिकेट करेगी आपकी स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। जिन स्टूडेंट्स ने -2 ये समझ के बताया ना, अब देखिए -8 छोटे है ना वैसे मैथमेटिक्स में, लेकिन वो तब छोटे जब -8 की बात करें। यहाँ पर -8 नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है सिर्फ, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये बोला कि -2 वाली स्पीड ज्यादा है, तो वो ने ये सोच के बताया कि उनका -2 बड़ा है। नो, वो -2 कब बड़ा होगा जब आप -2 लेते हैं। ये -2 नहीं है, ये +2 है। और और साथ ये में जो नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन साइन है ये डायरेक्शन बता रहा है। जी सुनहरा, ये पूछें। मैंने यही कहा था कि जो नेगेटिव साइन है वो हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना यहाँ पर, हाँ तो जी, इसीलिए ये 2 हमारे वैल्यू होगी और जो 8 है ये बड़ी वैल्यू होगी। हाँ जी, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पर शुरू में वो लेस नेगेटिव है, आगे फिर क्या होता जाएगा, मोर नेगेटिव होता जाएगा। यानी कि नेगेटिव एक्सेस में वो ज्यादा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 0 पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया जाता है। तो अगर बॉडी जितना यहाँ से जाएगी तो इसका मतलब है उसकी जो वो जाहिर है कि -16, 20 इस तरह करके आएगी। जब उसकी स्पीड कम होगी ना, मतलब पहले उसकी स्पीड है -20 नेगेटिव एक्सेस में, तो जब स्पीड कम होगी फिर उसका आंसर क्या आएगा, -10। तो -10 का मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है, तो फिर -5 स्पीड और कम हो गई है, और 0 पर आकर वो क्या हो गया, वो रेस्ट पर आ गया है। क्लियर है। तो इस तरह नेगेटिव, यहाँ से हमें ये भी बात पता चली कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन का कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि वेलोसिटी हमेशा कम हो रही है। यहाँ पर देख लें एक्सेलेरेशन नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों की जब स्पीड कम होती है ना, तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव अगर होती है तो एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव होगा। तो जब दोनों के साथ अपोजिट साइन होती है ना, जस्ट तब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसको याद रख लें।
जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन सेम हो, चाहे दोनों के साथ पॉजिटिव साइन हो चाहे दोनों के साथ नेगेटिव साइन हो, आपकी स्पीड हमेशा इंक्रीज करना है। जब भी दोनों साथ चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, चाहे वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, यानी कि जब भी अपोजिट साइन हो तो आपकी स्पीड हमेशा डिक्रीज करना है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होगी। अगर आपकी जो बॉडी है इस डायरेक्शन में जा रही है सेकंड क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन में और स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा तो स्पीड आपकी नेगेटिव होगी। तो साथ ही ये रिटार्डेशन से डिफरेंट हुआ ना? नहीं, अब सीधी ये रिटार्डेशन ही है। रिटार्डेशन हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, और वो हम कहते हैं कि जब बॉडी की जो स्पीड है वो कम हो रही है, ठीक है। लेकिन वो हम बात करते हैं उस केस में जब हमारा बॉडी वो पॉजिटिव एक्सेस में जाती है, यानी कि सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करती है। ये तो एडवांस लेवल की बातें हैं ना जो अभी हमने की हैं। तो जो बेसिक लेवल यही होता है कि बॉडी वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वापस की स्पीड कम हुई है, तो उससे स्पीड कम होने की वजह से दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। स्पीड की डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो उस केस में फिर हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन पैदा उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो नायरा क्या समझ नहीं आई आपको? एग्जाम्पल ही तो अभी यहाँ पे दी है ना, ये सारी एग्जाम्पल ही तो दी, तो आप वॉइस का लेके आपको चीज समझ नहीं आई। वॉइस कर लें, क्या समझ नहीं आया? सर मैं ये पूछ रही कि एग्जांपल दे दे किस केस में हमारी वेलोसिटी कम होगी, मतलब किस और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव किस केस में होंगे? दोनों वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होती है जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाती हैं, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज आपका ये क्वाड्रेंट है ना, ये एडवांस लेवल की बात है। वैसे आपने ये ओरिजिन आपने सेलेक्ट की है, ठीक है, डिपेंड करता है ओरिजिन पे, आपने इसको अपना ओरिजिन सेलेक्ट किया है। अगर आप इससे राइट साइड पे जाती हैं तो आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होंगे, अगर आप इससे नेगेटिव में जाती हैं तो फिर आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर है? ये डिपेंड है, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साइन तब आएगा जब आप कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। अगर आप घर से निकलते हैं या कॉलेज से निकले या यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर को, ये आपका घर है, इसको आपने अपना ओरिजिन बना लिया है, ठीक है। अगर आप घर के राइट साइड पे जाएंगे तो आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पॉजिटिव होंगे, अगर आप घर के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो फिर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। अगर आप घर के अपवर्ड जाएंगे तब दोनों पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड आएंगे तब दोनों नेगेटिव। अब क्लियर है? डिपेंड करता है ओरिजिन पे। सर कार एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कार वाली वो बात नहीं है, कार में जब स्पीड हमेशा जब आप मतलब जा रहे हैं ना, तो ब्रेक्स जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्पीड कम होती है। क्योंकि जब ब्रेक्स अप्लाई करती हैं स्पीड की वैल्यू कम होना है, तो आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है उस वक्त। जब आपकी स्पीड कम हो रही होती है तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होती है। जब आपकी स्पीड बढ़ रही होती है तब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, चाहे दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव हो चाहे दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव हो। लेकिन जब आपकी स्पीड कम हो रही होती है तब दोनों की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। आप बताएं, क्लियर है? जल्दी बनारा, आपको क्लियर है? ब्रेक्स के केस में क्योंकि स्पीड हमेशा कम होना है, तो ब्रेक्स के केस में ऑलवेज एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होगी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट साइन रखती हैं। तो जब भी स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है।
तो उस केस में आप कभी भी नहीं कह सकते कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये मैंने आपको फार्मूला बताया ना कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो, चाहे दोनों का पॉजिटिव हो चाहे दोनों का नेगेटिव हो, आपने स्पीड हमेशा इंक्रीज करनी है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो फिर एक की स्पीड अप होगी, फिर आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये जिस फार्मूला याद रखें, बाकी छोड़ें कि कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, क्योंकि जस्ट ये फार्मूला याद रखें, जब दोनों के साथ पॉजिटिव साइन सेम साइन हो तो स्पीड अप, जब दोनों के साथ अपोजिट साइन हो तो स्पीड डाउन। जैसा कि ये हमारा एमसीक्यू है, उस पेपर में बुक वाले यही चीज पूछी है ना कि स्पीड अप हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो इसी कंसेप्ट को आपने यूज करना है। जहाँ पर दोनों के साथ सेम साइन है तो वहां पर आपने बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर देना है। तो अब लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, तो 10 मिनट के बाद यानी कि 8:45 8:50 कर लें। 8:50 पर आपका जो सेकंड लेक्चर नंबर 2 होगा। 8:50 पर सेकंड क्लास होगी और वहां पर हम एमसीक्यू नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।